हेलो, वेलकम ऑल। तो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें एक और क्लास में आपका फिर से एक बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जो हम पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि तीन आधार होते हैं। कि इकोनॉमी के जो प्रकार पढ़ते हैं उसमें हम तीन आधार पर पढ़ते हैं, जिनमें से एक था कि इंटर रिलेशंस के आधार पर देखा था हमने, यानी अंतर संबंधों के आधार पर, कि दो देशों के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं उनके आधार पर, जैसे क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी। एक होता है कि विकास के स्तर के आधार पर, यानी वहाँ का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है उसके आधार पर, जिस पे हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था होती है। डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। आज हम जो तीसरा आधार देखेंगे, वो तीसरा आधार है विचारधारा के आधार पर। आपने कई बार सुना होगा कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में, यानी पूंजीवादी विचारधारा के बारे में सुना होगा, समाजवादी विचारधारा के आधार पर सुना होगा, है ना। तो ये सारी जो विचारधाराएं होती है, इनके आधार पर इकोनॉमिक सिस्टम्स विकसित हुए। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, यानी आर्थिक व्यवस्थाएं जो होती है, इन विचारधाराओं के आधार पर इन आर्थिक प्रणालियों के नाम दिए गए हैं कुछ। तो वो नाम क्या क्या दिए गए हैं, जैसे हम कहें कि पूंजीवादी विचारधारा होती है, तो हम कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। हम कहें कि समाजवादी विचारधारा होगी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। हम कहें कि साम्यवादी विचारधारा है, तो हम कहेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें कि भाई विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, तो मेनली तो तीन होती है, लेकिन अपन चौथी भी मान के चलेंगे, है ना। तो प्रमुख रूप से कितनी होती है? तीन। हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पहला नाम कौन सा जाएगा? पहला नाम आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा नाम आ जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और एक इन दोनों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रमुख रूप से तो तीन होती है, लेकिन हम चौथी भी मान के चलेंगे, जो क्या है कि आइडियल होती है। तो हम कहेंगे कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि प्रैक्टिकल यानी व्यवहार में ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये भी एक अर्थव्यवस्था का टाइप है, क्योंकि ये भी एक विचारधारा है। ठीक है। तो हम ये चार तरह की विचारधाराएं जो है उनको देखेंगे। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर विचारधारा के आधार पर। तो अगर हमें इनको पढ़ना है, इन चारों को पढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा कि इनको सभी के बारे में, इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम छः छः पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? छः पॉइंट पढ़ेंगे। कि छः पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो मैं बता देता हूँ तुमको। जैसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि भाई आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ पर क्या होगी? आर्थिक गतिविधियाँ होगी। अब ये आर्थिक गतिविधियाँ जो होगी, उनमें प्रधानता देखेंगे हम। प्रधानता यानी कौन प्रधान है, यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को कौन सा क्षेत्र जो होता है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र पढ़े थे हमने, उनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि आर्थिक गतिविधियों में क्या है? प्रधान है, यानी आर्थिक गतिविधियां मोस्टली उनके द्वारा की जा रही हैं। दूसरा जो देखेंगे कि इस आर्थिक प्रणाली में सरकार की भूमिका क्या है, सरकार की क्या भूमिका है। ठीक है। तीसरा जो देखेंगे, हम देखेंगे संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा। चौथा हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। किसी भी आर्थिक प्रणाली, जो इतनी प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। पांचवा जो हम देखेंगे उसके लाभ देखेंगे, और छठा हम देखेंगे उसकी हानि, यानी उसकी कोई एडवांटेज है या कोई डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये छः पॉइंट्स में हम इन आर्थिक प्रणालियों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा है कि छः प्रकार के जो पॉइंट हैं उनको मैंने पहले से लिख के रखा है आपके लिए। तो आप यहाँ देखना
कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। और ये 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बना दिए कि आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होगी, सरकार की भूमिका क्या होगी, संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा, उद्देश्य क्या होगा, लाभ और हानि क्या होगी। तो हम एक एक पॉइंट को देखते हैं आराम से, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होती है ना। आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होती है। देखो बेसिकली अगर हम उत्पादन देखें तो उत्पादन के आधार पर मैंने क्षेत्र बताए थे आप लोगों को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर हमने क्षेत्र देखे थे, कौन कौन से देखे थे बताओ। उत्पादन के आधार पर हमने देखा था कि भाई हमने कहा था प्राथमिक क्षेत्र होता है, हमने कहा था द्वितीयक क्षेत्र होता है, हमने कहा था तृतीयक क्षेत्र होता है ना। ये हमने देखे थे उत्पादन के आधार पर। हमें क्या कहना है कि उत्पादन करने वाले 2 क्षेत्र होते हैं, ये तो होते ही हैं। अब मैं दूसरे तरीके से वर्गीकरण करने जा रहा हूँ कि मतलब कौन करता है उत्पादन। ये तो उत्पादन के क्षेत्र वो हैं कि किन किन गतिविधियों में उत्पादन हो रहा है। जैसे हम कहें कि नेचुरल रिसोर्सेज से उत्पादन होता है तो हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र है। हम कहें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, यानी कच्चे माल से नया उत्पाद तैयार हो रहा है तो हम उसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र है। हम सेवाओं की बात करते हैं, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो ये तो हो गया कि भाई किन गतिविधियों में उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उत्पादन कौन करता है, उत्पादन कौन करता है, इसके आधार पर अगर मैं क्षेत्र डिवाइड करने जाऊं तो हमारे पास 2 तरह के क्षेत्र आते हैं। कितने तरह के क्षेत्र आते हैं? 2 तरह के क्षेत्र आते हैं। या तो उत्पादन का कार्य, भाई उत्पादन का कार्य करना है हमको, तो या तो उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र करता है या सार्वजनिक क्षेत्र करता है। या तो निजी क्षेत्र करेगा या सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। अब ये जो पब्लिक सेक्टर जो हमने लिखा है, ये सीधा सा आप यही मान के चलेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर जो होता है वो होता है सरकारी क्षेत्र। कौन सा होता है? सरकारी क्षेत्र। मतलब सरकार की जो उत्पादन की इकाइयाँ होती है वो पब्लिक सेक्टर में गिनी जाएगी। और निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब जो सरकार के अंडर में नहीं है वो निजी क्षेत्र हो गया। सही है। चलो, तो 2 तरह के लोग उत्पादन का कार्य करेंगे, या तो निजी क्षेत्र करेगा या फिर सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होगी। तो आर्थिक गतिविधियां भाई 4 तरह की होती है। उत्पादन होता है, वितरण होता है, एक्सचेंज यानी विनिमय होता है, और कंजम्पशन यानी उपभोग होता है। तो उत्पादन की जो गतिविधि है उसके आधार पर हमने देखा कि भाई प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों उत्पादन का कार्य करते हैं। अगर मैं कहूँ कि वितरण में भी ये दोनों सेक्टर आ सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो क्या बोलते हैं, विनिमय में भी ये दोनों सेक्टर आ सकते हैं, और उपभोग में भी दोनों सेक्टर आ सकते हैं। कंजम्पशन के आधार पर तो हमने देखा ही था कि 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं, जिनमें हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर होता है। तो वहाँ पर भी इन दोनों सेक्टर्स का नाम आ रहा है। तो हम ये कहें कि भाई आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली किसका योगदान है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम ये देखें तो हम ये देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहाँ पर निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है। कौन से क्षेत्र की प्रधानता होती है? निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की क्या होती है? प्रधानता पाई जाती है। यानी मेनली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ जितनी भी होगी वहाँ पर कौन उनको कंट्रोल करेगा? तो हम कहेंगे कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र ही सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है। दूसरा हम देखें समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा ये याद रखना है कि आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होती है? तो हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की यहाँ पर प्रधानता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होगी? निजी क्षेत्र की। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता होगी? सार्वजनिक क्षेत्र की। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भाई यहाँ पर केवल निजी क्षेत्र ही पाया जाएगा या यहाँ पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही पाया जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी होगा, लेकिन
मैक्सिमम जो कंट्रोल होगा, मैक्सिमम आर्थिक गतिविधियों का जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा, तो हम कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में निजी क्षेत्र के हाथ में होगा और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के पास होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रधानता की बात कर रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे कि यहाँ पर केवल निजी क्षेत्र ही होगा या यहाँ पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही होगा, हम प्रधानता की बात कर रहे हैं ना। दूसरा, सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका का मतलब होता है सरकार कितना कंट्रोल कर रही है आर्थिक गतिविधियों को। तो आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल अगर सरकार करती है तो हम कहेंगे सरकारी नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है ना। और सरकार अगर कम नियंत्रण कर रही है तो हम कहेंगे सरकार की भूमिका घट रही है, इसका मतलब सरकार का हस्तक्षेप कैसा हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक गतिविधियों में अगर सरकार की भूमिका कम है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की भूमिका क्या होती है, कम होती है। यानी हम कहेंगे कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है। तो हम कहेंगे न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेयर, है ना। तो यहाँ पर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप है, इसके लिए एक लैटिन फ्रेज आता है, फ्रेंच फ्रेज आता है, सॉरी फ्रेंच फ्रेज है वो, तो उसको बोलते हैं लेसेज फेयर, लेसेज फेयर। ये फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। तो ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है। और मैं अगर बताऊं न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक नीतियां बनेगी, आर्थिक नीतियां क्या होगी, आर्थिक नीतियां वो नीतियां होंगी जिनके द्वारा आर्थिक गतिविधियों को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक नीतियां वो नीतियां होगी जिनके द्वारा आर्थिक गतिविधियों को क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। तो आर्थिक नीतियां जो होगी यहाँ पर वो लिबरल होगी। कैसी होगी, लिबरल होगी। लिबरल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी यहाँ पर, लिबरल, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी उदारवादी, उदारवादी आर्थिक नीतियां, उदारवादी आर्थिक नीति होगी। अब उदारवादी से क्या मतलब है, तो उदारवादी से मतलब ये है कि जैसे हम कहें कि कोई आर्थिक गतिविधि करनी है, कोई आर्थिक गतिविधि करनी है, हमें कोई आर्थिक गतिविधि करनी है, यानी हम है प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कोई आर्थिक गतिविधि करनी है। तो किसी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने के लिए, किसी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, नियम कायदे बनाए जाते हैं। लाइसेंसिंग की एक प्रक्रिया होती है कि लाइसेंस दिया जाता है, अगर आपको किसी विशेष चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस भी दिया जाता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारी जो चीज़ें होती है, नियम कायदे बनाए जाते हैं या लाइसेंसिंग किया जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है इनमें सरकार क्या रहती है, उदार रहती है। उदार रहती है का मतलब है कि इनमें इनको ज़्यादा जटिल नहीं बनाया जाता, इनको क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल सरल कर दिया जाता है। अगर जटिल कर देंगे तो इसका मतलब सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, और अगर इनको सरल कर देंगे तो इसका मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम हो रहा है। तो सरकार का हस्तक्षेप कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नियम कायदे या लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी गई, सरल कर दी गई। और अगर ये प्रक्रिया सरल कर दी जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी काम में लाई जा रही है या उदारवादी आर्थिक नीतियाँ अमल में लाई जा रही हैं। आगे बात समझें, तो उदारवादी आर्थिक नीति का मतलब ये है कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को करने के लिए जो भी नियम कायदे जरूरी होते हैं या जो भी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होती है ना, विभिन्न तरह के जो विनियमन होते हैं सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं कि आपको इतने स्तर पर इसका उत्पादन करना है या ये कोई विशेष चीज़ का उत्पादन करना है तो आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना, या आप इस चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते, या आपको इतना मूल्य रखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखना होगा, ये टैक्स उस पर ज़्यादा कर दिया जाता है ना। सरकार उसको हतोत्साहित करना चाहती है तो उस पर टैक्स बढ़ा देगी, सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहेगी तो उस पर टैक्स बढ़ा देगी। तो ऐसी कुछ नीतियाँ होती है और इन नीतियों को अगर सरल कर दिया जाता है, यानी निजी क्षेत्र के को आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए एक सरल कर दिया जाता है,
तो हम कहेंगे कि ये उदारवादी आर्थिक नीतियाँ हो जाएगी। तो ये किसके पक्ष में होगी? ये निजी क्षेत्र के पक्ष में होगी पूरी तरह। ठीक है, तो निजी क्षेत्र के पक्ष में होगी उदारवादी आर्थिक नीतियाँ। तो इसका मतलब सरकार का हस्तक्षेप जो हो रहा है वो आर्थिक गतिविधियों में बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसे ही हम क्या कहेंगे? न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप कहेंगे। ठीक है, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप कहेंगे। जबकि यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो सरकार की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सरकारी नियंत्रण पाया जाता है, सरकारी नियंत्रण पाया जाता है। यानी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सरकारी कंट्रोल यहाँ पर पाया जाता है। मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, मैक्सिमम, हम ये तो नहीं कहेंगे सब में, हम ये कहेंगे मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होगी उन सभी में सरकारी नियंत्रण पाया जाएगा। जटिल जटिल रूल बनाए जाएंगे, है ना, जटिल नियम बना दिए जाएंगे। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जो है उसको और जटिल कर दिया जाएगा। तो वो जो क्रियाएं यहाँ पर होगी तो उसमें कहेंगे ट्रेड के अंदर, ट्रेड के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना हो या डोमेस्टिक ट्रेड भी करना हो तो उसमें भी जो उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है। सरकार का जो रेगुलेशंस होती है, सरकार के जो नियम होते हैं, लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया होती है, कोटा निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है, इन सभी चीज़ों में सरकार का नियंत्रण ज़्यादा पाया जाता है। तो हम कह देते हैं कि भी सरकार की भूमिका वहाँ पर ज़्यादा है, सरकारी नियंत्रण वहाँ पर ज़्यादा है ना। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि संसाधनों का आवंटन। देखो, अर्थव्यवस्था जो होती है या अर्थशास्त्र हम कहते हैं, इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का एक केंद्र बिंदु होता है। इकोनॉमिक्स का एक केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु का मतलब है कि इकोनॉमिक्स जो है वो उसी से बनी है, उसी के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो जब भी मैंने पहली क्लास ली थी तब मैंने आपको इकोनॉमिक्स की परिभाषा बताई थी, और इकोनॉमिक्स की परिभाषा में मैंने ये कहा था कि हमें क्या करना होता है? संसाधनों का आवंटन करना होता है, संसाधनों का उचित आवंटन करना होता है, ताकि हम उनका सही प्रयोग करके, सस्टेनेबल प्रयोग करके कह लो, ऑप्टिमाइज प्रयोग करके कह लो, हमें क्या करना होता है? उनका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करना होता है, ताकि हम मनुष्य के और समाज के कल्याण को बढ़ा सकें। ठीक है ना, तो हमें संसाधनों का आवंटन करना होगा। तो अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु है, ये जो पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? संसाधनों के आवंटन के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि संसाधनों का आवंटन यानी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका इंग्लिश भी याद रखें आप, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो संसाधनों का आवंटन होगा, तो संसाधनों का आवंटन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हम ये कहेंगे कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें संसाधनों का आवंटन जो होता है वो बाजार तंत्र के द्वारा होता है, बाजार तंत्र के माध्यम से होता है, यानी मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। अब देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या होती है उसको तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल्का सा थोड़ा सा जान लेते हैं मार्केट मैकेनिज्म क्या होती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा मार्केट, अभी मैकेनिज्म को भूल जाइए, केवल मैंने लिखा है यहाँ पर मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार, मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार होता है। और बाजार में दो क्रियाएं होती है। बाजार में कितनी क्रियाएं होती है? दो क्रियाएं होती है। अगर मैं आपको कहूँ बाजार किसे कहते हैं, तो उन दोनों क्रियाओं के माध्यम से हम बाजार को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो वो दो क्रियाएं कौन सी होती है? वो दो क्रियाएं होती है जो आप व्यवहार में काफ़ी करते हैं, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, यानी बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। ठीक है, तो आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, तो ये दोनों क्रियाएं जहाँ पर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट कह देते हैं। तो मार्केट बेसिकली क्या होता है? अगर हम मार्केट को डिफाइन करने की कोशिश करें तो मार्केट क्या होता है? मार्केट वो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदे और बेच सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद या बेच सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोई जगह भी हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। डिजिटली भी हम करते ही हैं, ई कॉमर्स भी करते ही हैं, है ना। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह के द्वारा भी हम चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, और हम फिजिकली मार्केट में जाकर वहाँ पर भी चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो हम जनरली ये कहेंगे कि वो माध्यम जिसके द्वारा चीज़ों को यानी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जा सके, तो खरीदा और बेचा जा सके उसको मार्केट कहते हैं।
अब खरीदता तो कौन है? खरीदता वो व्यक्ति है जिसके पास में क्या होता है? पैसा होता है। खरीदता वो व्यक्ति है जिसके पास में क्या होता है? पैसा होता है। और ठीक है, तो जिसके पास भी पैसा होता है, जिसके पास भी पैसा होता है, वो व्यक्ति अगर खरीदता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस वस्तु की क्या करता है? मांग करता है, यानी डिमांड करता है। हम क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति क्या करता है? उस वस्तु की मांग करता है। और जो बेचता है उसके लिए हम कहेंगे कि वो व्यक्ति उस वस्तु या सेवा की क्या करता है? आपूर्ति करता है, यानी सप्लाई करता है। तो बेसिकली हम कहें कि मार्केट जो है, मार्केट किन दो क्रियाओं पर आधारित होता है? खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना। और मार्केट मैकेनिज्म जो होती है, मार्केट मैकेनिज्म जो होती है, यानी बाजार तंत्र जो होता है, वो मांग और आपूर्ति इन दोनों पर टिका होता है। मांग और आपूर्ति जहां पर पाई जाएगी वो कहलाएगा हमारा बाजार तंत्र। वो क्या कहलाएगा? हमारा बाजार तंत्र होता है। मांग के आधार, अब जैसे मैं जनरली कहूँगा कि तंत्र क्या होगा, वही मार्केट के अंदर हो गया मांग और आपूर्ति। लेकिन तंत्र कहने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, या किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसका प्राइस घट जाता है। जनरली आप जानते ही होंगे ये सारी चीज़ें, है ना। अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो उस वस्तु की जो प्राइस है, यानी उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। सही है। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। जैसे मैं कहूँ कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो उस समय केले के दाम या मालाओं के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय मांग ज़्यादा होने लग जाएगी उनकी। सही है। तो मांग ज़्यादा होने पर प्राइस बढ़ जाते हैं और मांग कम होने पर प्राइस घट जाते हैं। ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिलती है आपूर्ति के साथ भी। किसके साथ? आपूर्ति के साथ भी देखने को मिलती है। अगर आपूर्ति बढ़ जाती है तो प्राइस क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। और आपूर्ति अगर घट जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। आपूर्ति अगर घट जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। यानी बाजार में अगर मान लेते हैं, बाजार में एक साथ बहुत सारे मान लेते हैं एक साथ बहुत सारे तरबूज ही तरबूज आ गए बाजार में, है ना। तरबूज ही तरबूज आ गए, इस ठेले पर भी तरबूज, उस पर भी तरबूज, उस पर भी तरबूज, उस पर भी तरबूज, सब पे तरबूज आ गए। तो तरबूज की सप्लाई ज़्यादा हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। सही है। तो तरबूज की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखते होंगे व्यवहार में, ये देखते होंगे कि तरबूज के दाम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। वहीं अगर एक ही ठेले वाला अगर तरबूज लेके बैठा हो तो उसके पास में तरबूज होंगे कम, यानी आपूर्ति होगी कम, तो उसके दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर उसकी आपूर्ति क्या होगी? कम होगी। अगर उसकी आपूर्ति कैसी होगी? कम होगी, तो उसके दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये ऐसा हम देखते हैं उसमें। तो ये जो दाम को बढ़ाना घटाना चल रहा है, ये दाम को बढ़ाना घटाना चल रहा है इसी को कहते हैं हम तंत्र। इसी को हम क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। कि दाम बढ़ या घट रहा है किसके आधार पर? मांग और आपूर्ति के आधार पर, यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर यहाँ पर जो दाम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और दाम का यानी मूल्य का सीधा सीधा संबंध होता है प्रॉफिट से। मूल्य का सीधा सीधा संबंध होता है किससे? प्रॉफिट से। अगर किसी व्यक्ति का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उस वस्तु का उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उस वस्तु का उत्पादन भी वो ज़्यादा करेंगे। सही है। अब प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो उत्पादन भी कम करने की कोशिश करेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा या उत्पादन घटेगा। सही है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो संसाधनों का आवंटन चल रहा है वो मांग और आपूर्ति के आधार पर चल रहा है या बाजार तंत्र के आधार पर चल रहा है ना। तो बाजार तंत्र के आधार पर चल रहा है, इसका मतलब जिस वस्तु की मांग होगी उसी वस्तु का उत्पादन होगा। जिस वस्तु की मांग होगी, क्योंकि मांग ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। ये बात आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। सही है। तो इसका मतलब उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा जिनकी मांग की जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि, और मांग का मतलब मैंने ये बताया कि मांग का मतलब क्या होता है? कि खरीदना है, खरीदने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जिन व्यक्तियों के पास में धन है वही मांग करेंगे, और जब वही व्यक्ति मांग करेंगे जिनके पास में धन है, आ रही बात समझे? जिनके पास में धन है वही व्यक्ति क्या करेंगे? मांग करेंगे। इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी उन्हीं व्यक्तियों के अनुसार होगा जिनके पास में क्या है? पैसा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गरीब आदमी है,
जो गरीब आदमी है जिसके पास में पैसा नहीं है और उसको भूख लगी है तो उसके अनुसार उत्पादन नहीं होगा। जबकि एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अगर कार की डिमांड करेगा तो कार का उत्पादन होगा, वो हेलीकॉप्टर की डिमांड करेगा तो हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा, वो बंगले का करेगा तो बंगले का निर्माण होगा। आ रही बात समझ में? तो वो व्यक्ति जिस भी चीज़ का की मांग करेगा उसका उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है? पैसा है। पैसा है इसका मतलब वो मांग कर सकता है। तो ये बाजार तंत्र हो गया। जबकि हम अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधनों का आवंटन होता है वो होता है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा का मतलब होता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। जैसे नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए एक समिति, कमेटी वगैरह कुछ भी बना देती है। जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग हुआ होता है। ठीक है। तो नीति आयोग या योजना आयोग जो भी है वो क्या करता है? आर्थिक नियोजन करता है। आर्थिक नियोजन का मतलब ये हो गया कि सरकार ये डिसाइड करेगी। सरकार क्या डिसाइड करेगी? सरकार ये डिसाइड करेगी कि कौन से संसाधनों का आवंटन कौन से उत्पादन या कौन सी आर्थिक गतिविधियों में किया जाए। ठीक है। अभी हमने क्या कहा? बाजार तंत्र के आधार पर जब संसाधनों का आवंटन हो रहा था तो हमने ये कहा था, आप ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज को कनेक्ट करते रहना। जब मैंने ये कहा था कि बाजार तंत्र के आधार पर, बाजार तंत्र के आधार पर संसाधनों का आवंटन होता है, तो हम ये कहेंगे कि मांग और आपूर्ति के आधार पर संसाधनों का आवंटन हो रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जिनके पास में पैसा है उनके आधार पर संसाधनों का आवंटन हो रहा है। यानी वो जो चीज की मांग करते हैं उन्हीं का उत्पादन होगा और उन्हीं के उत्पादन के लिए संसाधन आवंटित किए जाएंगे। सही है? उन्हीं के आधार पर संसाधन आवंटित किए जाएंगे। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ एक। हाइपोथेटिकल कंडीशन ये है कि जितने भी अमीर व्यक्ति है, जितने भी अमीर व्यक्ति है, मान लेते हैं कि उन्हें उन सभी अमीर व्यक्तियों को, उन सभी अमीर व्यक्तियों को जैसे मैं ये कहूँ कि उन सभी अमीर व्यक्तियों को तंबाकू खाने की लत है। तंबाकू खाने की लत है और वो तंबाकू काफ़ी महंगा आता है, काफ़ी महंगा वाला तंबाकू आता है। तो वो सभी अमीर व्यक्ति क्या करेंगे? उस तंबाकू की मांग करेंगे। और जब वो सभी व्यक्ति उस तंबाकू की मांग करेंगे तो फिर उत्पादन भी किसका ज़्यादा होगा? उस तंबाकू का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो उस तंबाकू का जब उत्पादन होगा तो उस तंबाकू के उत्पादन के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, हमें जितने भी संसाधन चाहिए, लाइक ज़मीन चाहिए, है ना? जो ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन भी एक संसाधन है। तो ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, या जो भी चीज़ चाहिए इसके लिए, है ना? वो सारे के सारे संसाधन कहाँ पर आवंटित हो जाएंगे अपने आप? वो सारे के सारे संसाधन वहाँ पर आवंटित हो जाएंगे जहाँ पर तंबाकू का उत्पादन होगा। तो यानी जो संसाधन गेहूं के उत्पादन में काम आ सकते थे, चावल के उत्पादन में काम आ सकते थे, विभिन्न सब्जियों के उत्पादन में काम आ सकते थे, उन संसाधनों को अलोकेट कर दिया जाएगा कहाँ पर? तंबाकू के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि तंबाकू की मांग हो रही है। तंबाकू की मांग हो रही है और मांग और आपूर्ति के आधार पर, यानी बाजार तंत्र के आधार पर यहाँ पर रिसोर्सेज का अलोकेशन कर दिया जाएगा, यानी तंबाकू के उत्पादन में। ठीक है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र या मैं कहूँ कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार रिसोर्सेज का अलोकेशन करेगी। कि अगर सरकार को चाहिए कि वो तंबाकू के जो उत्पादन है उसको हतोत्साहित करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है, तो सरकार क्या करेगी? वहाँ से रिसोर्सेज को हटा लेगी और जिसको वो प्रोत्साहित करना चाहती है, सपोज कीजिए कि सरकार चावल के प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना चाहती है, तो सरकार जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज जो अलग जगह होंगे उनको अलोकेट कर देगी कहाँ पर? चावल के प्रोडक्शन में। तो ये बाजार तंत्र के आधार पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सरकार खुद आ रही है और सरकार बीच में आकर क्या कर रही है? रिसोर्सेज का अलोकेशन कर रही है। अब वो रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करेगी? आर्थिक नियोजन के द्वारा, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो फिर हम उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य जो है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है सीधा सा लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग। जबकि सरकार
यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र प्रधान है, सार्वजनिक क्षेत्र प्रधान है, सरकार की भूमिका वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सरकारी नियंत्रण ज़्यादा है, आर्थिक नियोजन कर रही है सरकार संसाधनों का आवंटन करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि सरकार जब ये कार्य करेगी तो सरकार ये सोचकर कार्य नहीं करेगी कि सरकार को फ़ायदा किस में होगा। सरकार क्या देखेगी? सरकार ये देखेगी कि लोगों को फ़ायदा किस में होगा, आम जनता का कल्याण किस में होगा। तो हम कहेंगे कि वो समाज का कल्याण देखेगी। तो उसका उद्देश्य जो होगा, सरकार का उद्देश्य जो होगा, वो होगा समाज का कल्याण करना। तो आर्थिक गतिविधियों का यहाँ पर उद्देश्य जो हो जाएगा, या हम कहें सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना होता है। ठीक है, समाज का कल्याण करना होता है। अब जैसे इसको भी देख लो आप, जैसे समाज का कल्याण करने का मतलब क्या हो गया कि सरकार जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होगी जिनमें सरकार को क्या करना होगा कि समाज के कल्याण की तरफ ही देखनी होगी। तो जैसे तंबाकू के उत्पादन में प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन सरकार तंबाकू को तो डिस्करेज करना चाहती है। वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देगी जिनमें समाज का कल्याण ज़्यादा हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, या ऐसी फसलों का उत्पादन जो गरीबों के लिए, गरीबों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, गेहूँ, चावल, है ना, या सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें। लाभ की अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वहाँ पर लाभ क्या होता है? तो लाभ होता है यहाँ पर कि उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, या मैं ये कहूँ कि कार्यकुशलता बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता कम होती है, कार्यकुशलता कम होती है। इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको। जैसे आप सपोज आप खुद ही सोच सकते हैं ये कि निजी क्षेत्र जो होता है, निजी क्षेत्र में लोग जब काम कर रहे हो तो वो काम क्यों कर रहे होते हैं? उसका एक उद्देश्य होता है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके पास में एक मोटिव होता है कि अगर वो काम करेंगे तो ही उनको पैसा मिलेगा, और अगर ज़्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उनका पैसा बढ़ता जाएगा, अर्निंग बढ़ती जाएगी। और अगर वो काम कम करेंगे तो उनका पैसा घटता जाएगा। तो निजी क्षेत्र वाले लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, कार्यकुशलता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि कम लागत में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? उत्पादकता का मतलब क्या होता है? देखो, इफिशियंसी या कार्यकुशलता जो होती है, कार्यकुशलता का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना। यानी आप कम लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो। पैसा आपको कम लगाना है, कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी, लेकिन आप उत्पादन बढ़ा दोगे। उसको कहते हैं अपन इफिशियंसी बढ़ना, उत्पादकता बढ़ना। तो निजी क्षेत्र में ये पाई जाएगी चीज़। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा? क्योंकि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी फिक्स है, सैलरी फिक्स है, वेतन फिक्स है। अगर वो कम काम करेंगे तब भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, ज़्यादा काम करेंगे तब भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। उनका कोई एक सेल्फ मोटिव नहीं होगा वहाँ पर कि उनको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा अच्छा काम करें। ठीक है, तो वहाँ पर उत्पादकता कम होती जाती है। ठीक है, हानि की बात करें अगर अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो हानि ये होगी कि यहाँ पर सामाजिक अन्याय होगा, सामाजिक अन्याय, सामाजिक अन्याय यानी सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस पाया जाएगा। सोशल इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? या यहाँ पर सामाजिक अन्याय पाया जाएगा और यहाँ पर सामाजिक न्याय पाया जाएगा। अब मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ। सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो समाज में सामाजिक न्याय और अन्याय का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं। तो समाज में दोनों तरह के लोग रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। दोनों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। दोनों से मिलकर समाज बनता है। ठीक है,
दोनों से मिलकर समाज बनता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें, यहाँ पर हम ये कहें कि अगर दोनों का समान रूप से कल्याण हो रहा है, अमीर वर्ग का भी कल्याण हो रहा है और गरीब वर्ग का भी कल्याण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय हो रहा है। हम क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अमीर वर्ग का तो कल्याण हो रहा है लेकिन गरीब वर्ग का कल्याण नहीं हो रहा है, या अमीर वर्ग का कल्याण नहीं हो रहा है, गरीब वर्ग का कल्याण हो रहा है, दोनों में से एक का कल्याण नहीं हो रहा है और एक का कल्याण हो रहा है, या दोनों का ही कल्याण नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सामाजिक अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? सामाजिक अन्याय हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल ये है एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि संसाधनों का आवंटन बाजार तंत्र के माध्यम से होता है, और बाजार तंत्र के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया तंबाकू वाला। या अब मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई जिसके पास में पैसा, आप बाजार तंत्र का मतलब आसानी से समझ गए कि बाजार तंत्र का मतलब होता है खरीदना और बेचना। जो खरीदेगा वो मांग करेगा, जो बेचेगा वो आपूर्ति करेगा। जो खरीदेगा यानी उसके पास में पैसा होना चाहिए तभी तो वो मांग करेगा। तो इसका मतलब जिसके पास पैसा है वही मांग करेगा, जिसके पास पैसा है वही मांग करेगा, और जिसके पास पैसा है वो मांग करेगा, और मांग करेगा तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी इसका मतलब प्राइस भी ज़्यादा रखा जाएगा, यानी प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। उत्पादन करने वाले को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो उत्पादन बढ़ाएगा भी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई जिस चीज़ की मांग होगी उसी का उत्पादन होगा, जिस चीज़ की मांग होगी उसी का उत्पादन होगा। मान लेते हैं कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है वही तो मांग करते हैं, तो जिनके पास भी पैसा है मान लेते हैं वो लग्जरी गुड्स का ही क्या करते हैं कि ही मांग करते हैं, तो लग्जरी गुड्स का तो उत्पादन होगा। लेकिन वो उपभोक्ता वस्तु है, वो असेंशियल उपभोक्ता वस्तुएं जो गरीबों के लिए ज़रूरी है, अब चूंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं मानी जाएगी, हालांकि उनको चाहिए वो चीज़, हालांकि गरीब वर्ग को वो चाहिए, लेकिन चूंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो उस चीज़ की मांग नहीं मानी जाएगी। और मांग नहीं मानी जाएगी इसका मतलब उत्पादन भी नहीं होगा। सही है, क्योंकि जिस चीज़ की मांग होती है उसी का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब गरीब वर्ग के लिए तो उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन नहीं होगा और अमीर वर्ग के लिए लग्जरी गुड्स का भी उत्पादन होता जाएगा। तो हुआ यहाँ पर सामाजिक अन्याय, क्योंकि यानी गरीब वर्ग का तो कल्याण ही नहीं हो रहा और अमीर वर्ग का कल्याण होता जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या होता है कि गरीब वर्ग जो होता है वो मेहनत मजदूरी करता है, और अमीर वर्ग जो होता है वो क्या करता है? संसाधनों पर अधिकार करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। संसाधनों का लोकेशन जो होगा वो पैसे यानी मांग के आधार पर ही होगा। तो जब उत्पादन का कार्य करता है तो वो उससे प्रॉफिट कमाता है, जबकि जो गरीब वर्ग है वो मेहनत मजदूरी करता है, तो उसको वो केवल जो वेजेस होते हैं उन्हीं में उसको संतुष्ट रहना पड़ता है। तो एक इनकम इनक्वालिटी यहाँ पर जनरेट होती है कि अमीर वर्ग तो है अमीर होता जाता है, लेकिन गरीब वर्ग की जो आर्थिक वृद्धि होती है, उसकी जो आय की वृद्धि होती है वो बहुत धीमी गति से होती है, क्योंकि मजदूरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है, जितनी तेजी से लाभ बढ़ा करता है। लाभ किसको होगा? लाभ उसको होगा जिसका संसाधनों पर क्या होगा? अधिकार होगा। यानी जो फैक्ट्री का मालिक है, एक तो जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी ज़्यादा इनकम होगी, या एक मजदूर की ज़्यादा इनकम होगी? उसकी इनकम, जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी या मजदूर की इनकम तेज़ी से बढ़ेगी? तो हम कहेंगे कि फैक्ट्री का जो मालिक है उसकी इनकम तेज़ी से बढ़ेगी, यानी जिसके पास में पहले से पैसा है वो और अमीर होता जाएगा, और जिसके पास में पैसा नहीं है उसकी जो उसकी जो आर्थिक वृद्धि है वो धीमी गति से होगी, आय की जो वृद्धि है उसकी धीमी गति से होगी। तो यानी इनकम इनक्वालिटी यानी आय की एक असमानता जनरेट होगी यहाँ पर। और आय की असमानता, हम कह सकते हैं कि आय की असमानता के कारण जो गरीब वर्ग है वो एक बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती है, जो सामाजिक आर्थिक जो क्रियाएं होती है, हम ये कहें कि सामाजिक आर्थिक लाभ जो होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे उनको। क्यों नहीं मिल पाएंगे? जैसे शिक्षा की बात हुई, या हेल्थ की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, है ना, या रोजगार की बात हुई, ये सारी चीज़ें उनको ईजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है ना। आय की असमानता के कारण वो और भी पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि उनके साथ सामाजिक अन्याय होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये हमें देखने को मिल सकता है।
जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय क्यों होगा? क्योंकि सरकार का उद्देश्य ही क्या है? समाज का कल्याण करना। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, ये सारी आर्थिक गतिविधियां जो होती है, इन आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना होता है। तो सरकार खुद ही बाजार तंत्र को दूर रखते हुए, बाजार तंत्र को ऐसी एक्टिविटीज से दूर रखेगी जिन एक्टिविटीज में, या ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बाजार तंत्र से दूर रखेगी। यानी बाजार तंत्र के द्वारा संसाधनों का लोकेशन बहुत ही कम गतिविधियों में होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर रहेगा, कंट्रोल रहेगा सरकार का, आर्थिक नियोजन के द्वारा, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा रहेगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू जब सरकार यहाँ पर क्या करेगी? संसाधनों का आवंटन करेगी, तो वो उन क्षेत्रों में संसाधनों को आवंटित करेगी जिन क्षेत्रों से समाज का कल्याण हो सके, ना कि प्रॉफिट बनाया जाए। सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट बनाना नहीं है, सरकार का उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना होता है, समाज का कल्याण करना होता है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर सामाजिक कल्याण देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम कहेंगे कि भाई आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता किसकी होती है? तो हम कहेंगे दोनों की होती है। दोनों क्षेत्र जो हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों ही क्षेत्रों की क्या होती है? प्रधानता होती है यहाँ पर। ऐसा नहीं, अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों की प्रधानता होती है ना, मैंने यहाँ लिखा। तो देखने वालों को सीधा सीधा सा ऐसा लगता है कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पाया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पाया जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा है, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा है प्रधानता। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र प्रधान होगा, होंगे दोनों ही क्षेत्र, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन करेगा? निजी क्षेत्र करेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। जबकि होगा प्राइवेट सेक्टर भी, है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर करेगा। यहाँ पर दोनों होंगे, यहाँ पर दोनों होंगे, यहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा कोई नहीं रहेगा, दोनों ही प्रधान होंगे, दोनों ही प्रधान होंगे। इसका मतलब जितनी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ निजी क्षेत्र के द्वारा भी की जाएगी और कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी की जाएगी। जैसे अभी मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल कनेक्शंस का। जैसे मैं कहूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर की है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, और हम कहें निजी सरकारी क्षेत्र में भी है, तो हम कहेंगे BSNL, MTNL, है ना, ये होती है। फिर हम कहें कि सरकार की भूमिका क्या है? तो हम कहेंगे कि सरकार की भूमिका यहाँ पर मिली जुली होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल कम हस्तक्षेप है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। यहाँ पर मध्य स्तर का रहता है। कैसा होता है? मध्य स्तर का, बिल्कुल मॉडरेट मध्य स्तर का, और चयनित होता है, चयनित, सेलेक्टिव हस्तक्षेप होगा। मध्य स्तर का तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा ना कम, है ना तो बिल्कुल ही सरल प्रक्रियाएं कर दी जाएगी, नियम कायदे, लाइसेंसिंग वगैरह मैंने बताया था, ना तो उनको बिल्कुल सरल कराया जाएगा, ना ही उनको बिल्कुल जटिल कर दिया जाएगा, मध्य स्तर का रहेगा बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात ये, चयनित का मतलब यहाँ पर ये है, चयनित का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार क्या करेगी, किन क्षेत्रों में तो बाजार तंत्र को, भाई यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सरकार की भूमिका देख रहे हैं। हाँ, सरकार की भूमिका देख रहे हैं भाई, किन क्षेत्रों में तो सरकार को ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं और किन क्षेत्रों में सरकार को ढील देनी है ना, वो सरकार खुद चयन करेगी यहाँ पर कि भाई किस किस क्षेत्र में सरकार को क्या करना है, सरकार को कहाँ पर नियम कायदे जटिल बनाने हैं, कहाँ पर नियम कायदे सरल बनाने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, तंबाकू का उत्पादन करना है तो तंबाकू के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया ज़्यादा जटिल कर दी, और गेहूं के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया कम कर दी, या जो भी है नियम कायदे वगैरह, समझ गए आप। तो जिससे समाज का कल्याण होगा उसके लिए उदारवादी अपना लिया, और जिसके लिए मांग आपूर्ति पर निर्भर है उनके लिए जटिल बना दिया। तो इस तरीके से ये सरकार यहाँ पर कार्य करेगी। तो इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ पर। तो उद्देश्य हमने देख लिया, हमने देखा आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता, आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता देख ली, और हमने देख ली सरकार की भूमिका यहाँ पर देख ली, और सरकार की भूमिका यहाँ पर देख ली। और उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देख लिया कि भाई संसाधनों का आवंटन। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने ये कह दिया ना कि चयनित होगी यहाँ पर,
संसाधनों का आवंटन जो है अब वो कैसे करना है वो देख लेंगे अपन। आर्थिक गतिविधियों में प्रधानता तो देख ली, है ना। सरकार की भूमिका भी देख ली। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है संसाधनों का आवंटन देखना है ना। तो संसाधनों का आवंटन देखना है, संसाधनों का आवंटन। तो संसाधनों का आवंटन में भी बाजार तंत्र है और सरकार का आर्थिक नियोजन है, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों को ही कर दिया। अब जब दोनों को मिला देते हैं तो इसका मतलब इसको एक नाम से जानते हैं अपन, इसको कहते हैं संशोधित बाजार तंत्र। संशोधित बाजार तंत्र यानी सॉरी मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म या संशोधित बाजार तंत्र बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर बाजार तंत्र का भी रोल होगा, लेकिन बाजार तंत्र में अगर थोड़ी बहुत रूल्स रेगुलेशंस मिला दिए जाए सरकार के तो हम कह देंगे कि ये संशोधित बाजार तंत्र हो गया। ठीक है, संशोधित बाजार तंत्र हो गया। अब देखो यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भी दोनों ही तरह के हो जाएंगे। उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। लाभ, भाई प्राइवेट सेक्टर का तो क्या होता है, लाभ कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। फिर हम कहेंगे कि लाभ क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई उत्पादकता बढ़ेगी भी और घटेगी भी। तो लाभ की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। और हानि की अगर हम बात करें तो हानि की अगर बात करें तो उत्पादकता घटेगी भी, है ना, उत्पादकता घटेगी भी। तो दोनों ही तरह की चीजें हैं यहाँ पर भी मैं यही लिख सकता हूँ कि दोनों ही काम होंगे, दोनों ही काम होंगे। यहाँ पर भी दोनों ही काम होंगे, सही है, दोनों चीजें होंगी, क्योंकि दोनों ही चीजें मिक्स है यहाँ पर, लाभ कमाना और समाज का कल्याण करना। ठीक है, फिर एक लास्ट बच रही है हमारे साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के लिए हम थोड़ा सा अलग से चलते हैं। अलग से क्या चलते हैं कि हम ये कह देंगे कि ये एक्सट्रीम फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म है। तो एक्सट्रीम फॉर्म किसका है, तो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी हम कहें किसका एक्सट्रीम फॉर्म है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये एक्सट्रीम फॉर्म माना जाएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक्सट्रीम फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता थी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की क्या थी, प्रधानता थी। तो हम ये यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ पर होता ही पब्लिक सेक्टर है। एक्सट्रीम फॉर्म का मतलब तो यही हो गया कि यहाँ पर होगा पब्लिक सेक्टर ही। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा यहाँ पर, नो प्राइवेट सेक्टर, नो प्राइवेट सेक्टर यानी यहाँ पर क्या नहीं होगा, निजी क्षेत्र होगा ही नहीं, निजी क्षेत्र होगा ही नहीं। क्योंकि निजी क्षेत्र आ जाता थोड़ा बहुत भी तो हम कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाती हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये निजी क्षेत्र होता ही नहीं है। ठीक है, अब निजी क्षेत्र होता ही नहीं है तो यहाँ पर तो बस एक रूल चलता है, ये तो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है जो कार्ल मार्क्स लेनिन वगैरह ने दी थी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो हम कहें अगर इसकी जो फिलोसफी है वो क्या है, वो कहते हैं टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, फॉर ईच सॉरी मैंने क्या लिख दिया, फ्रॉम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी और टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि भाई जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता होगी वो उस तरह का योगदान देगा अर्थव्यवस्था में, जैसी योग्यता वैसा योगदान, और जितनी उसकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको मिलेगा। यानी आवश्यकता के अनुसार तो उसको मिलेगा। अगर जैसे मान लेते कोई सिंगल पर्सन है तो वो 1 BHK के फ्लैट में भी रह सकता है, लेकिन अगर कोई किसी का परिवार बड़ा है तो उसको 2 BHK या 3 BHK देना पड़ेगा। तो अब वो चाहे अपनी एबिलिटी के अनुसार कितना भी काम कर ले, है ना, तो वो अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करेगा।
लेकिन उसको मिलेगा 1 BHK का फ्लैट। तो उसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको चीज़ें मिलेगी, लेकिन उसकी जितनी एबिलिटी है उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। ये इसका एक टैगलाइन समझ लीजिए आप, ये इसका विचारधारा होती है, कार्ल मार्क्स वगैरह ने दी थी। ठीक है, तो इसमें वर्ग रहित समाज पाया जाता है। कैसा समाज पाया जाता है? वर्ग रहित, यानी यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं होती, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब समान होते हैं। वर्ग रहित समाज पाया जाता है यहाँ पर, है ना। कोई जात पात का बंधन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई सब अगर धर्म होगा तो सब एक ही धर्म को मानेंगे, कोई जाति होगी तो सबकी एक ही जाति होगी। ठीक है, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सारे संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा। तो ऐसा समाज वर्ग रहित समाज होता है। और इसमें फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी उसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार वो कार्य करेगा, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म में ये संभव है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये संभव नहीं है। अच्छा चलिए देखते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखे हमने, ये कौन कौन से देशों में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वहीं से चलते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कम्युनिस्ट इकोनॉमी वाले देश कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि सर नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट इकोनॉमी वाला है, क्यूबा, रशिया, है ना, ये कहेंगे आप। लेकिन मैं कहूँगा कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी वाला देश कोई है ही नहीं। क्या बोलूँगा? कम्युनिस्ट इकोनॉमी वाला कोई देश है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी जहां पर निजी क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता, सारे पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र होंगे। चलो इतना भी मान लेते हैं ये होंगे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि वर्ग रहित समाज हो, यानी कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सबके पास समान संपत्ति हो। ये तो बहुत आदर्शवादी सोच हो गई, है ना। ये तो बहुत ही यूटोपियन आइडिया हो गया एक, कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि कोई अमीर नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, सबके पास समान संपत्ति हो, सबका एक ही धर्म हो, सब और ये वाली बात, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी जिसकी जितनी योग्यता होगी उसके अनुसार वो कार्य करेगा, लेकिन मिलेगा उसको उतना ही जितनी उसकी आवश्यकता होगी। तो ऐसे तो किसी में मोटिवेशन ही नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये वाली जो सोसाइटी है, ये वाली जो इकोनॉमी है, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। बस इसकी तरफ जा सकते हैं, इसकी तरफ झुकाव हो सकता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनाया जा सके। जैसे कि हमने बात करी कि नो प्राइवेट सेक्टर, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं हो, है ना। तो प्रारंभ में हम ये कह सकते हैं कि हाँ नॉर्थ कोरिया वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते थे, लेकिन वो किसके एग्जाम्पल माने जाएंगे? वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो हम कहेंगे नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, रशिया, चाइना, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल थे। हालांकि अब जो है ये जो कुछ इकोनॉमीज है जैसे रशिया, चाइना वगैरह, ये आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी में माने जाते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन। मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हैं जैसे इंडिया हो गया, जापान, ओ सॉरी, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हो गए। मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हो गए, है ना। जितने भी हम ये कहीं विकासशील देश जो हैं, डेवलपिंग नेशंस जो हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी, तो हम उनके लिए क्या कहेंगे? ज़्यादातर कैसे देश हैं? वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी वाले देश। अच्छा, जब इंडिया का नाम आ ही गया है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भाई इंडिया जो है 1947 से लेकर 1991 तक, तो इनमें से कौन सी इकोनॉमी थी? और 1991 से लेकर अब तक इंडिया कौन सी इकोनॉमी है इनमें से, है ना। तो मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ आपसे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया के बारे में बताओ। एक तो बताओ आप कि 1947 से 91 तक, और एक बताओ 1991 से अभी तक। दो फेज पूछ रहा हूँ मैं कि इनमें इंडिया की इकोनॉमी का टाइप क्या था, इनमें इंडिया की इकोनॉमी का टाइप क्या था। तो आप कहोगे कि सर इसमें इसमें इंडिया की इकोनॉमी का टाइप क्या था, तो आप कहोगे कई कई मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर तो हम थे सोशलिस्ट, और यहाँ पर थे हम, यहाँ पर है हम मिक्स्ड, यहाँ पर है हम मिक्स्ड। तो इनमें से एक जवाब तो सही रहता है, लेकिन एक जवाब ये गलत हो जाता है, एक जवाब ये गलत हो जाता है। अब क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर भी हम कैसे थे? मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री थे, मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री ही थे, मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री थे। तो आप मुझे बताओ कि क्या 1947 से लेकर
1991 तक। 1991 एक ईयर माना जाता है जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, तो ये बड़ा ईयर माना जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे यहाँ पर। ये हम बाद में बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे। तो यहाँ से अर्थव्यवस्था बदलती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत बदलती है, इसीलिए तो दो फेज में लिखा है। और दो फेज में लिखा है तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मिक्स थी, यहाँ पर भी मिक्स थी, तो फिर अंतर क्या हुआ? दो फेज में लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिख दो डायरेक्ट, 1947 से प्रेजेंट तक मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। तो आपने दो में क्यों लिखा? आप लोगों का ये सवाल होगा। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर भी मिक्स थी, यहाँ पर भी मिक्स थी। अंतर केवल इतना है झुकाव का। अंतर किसका है? झुकाव का। अंतर किसका है? झुकाव का। तो झुकाव का अंतर कैसा है कि 1947 से 1991 तक जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी। कैसी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, लेकिन इनका जो झुकाव था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था। कैसा था? सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था। इसका मतलब मैं कहूँगा कि पब्लिक सेक्टर्स की प्रधानता थोड़ी ज़्यादा थी निजी सेक्टर्स के मुकाबले में, प्राइवेट सेक्टर्स के मुकाबले में। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि संसाधनों का जो आवंटन था वो आर्थिक नियोजन के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा था मुकाबले मार्केट मैकेनिज्म के। इसका मतलब मैं ये भी कहूँगा कि प्रॉफिट मेकिंग बहुत का उद्देश्य बिल्कुल कम था, जबकि समाज कल्याण का उद्देश्य बहुत ज़्यादा था। आ रही बात समझ में? या मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरकार का नियंत्रण जो था वो ज़्यादा था, और सरकार न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा बहुत मध्यम स्तर का, मान लीजिए मध्यम स्तर का था, है ना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा था। सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था झुकाव। लेकिन 1991 के बाद में हमने क्या किए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। क्या किए हमने? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और आर्थिक सुधार अपनाए। और आर्थिक सुधार अपनाए। तो आर्थिक सुधारों में हमने क्या किया? तीन चीज़ें आती है, एल पी जी। एल और पी, एल को मतलब समझो लिबरलाइजेशन। थोड़ा हल्का सा बता रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम इसमें। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। या प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो निजी क्षेत्र के हाथों में दे दी गई। अब आप देखना किसका गुण होता जा रहा है, हमारा झुकाव कहाँ होता जा रहा है अगर हम ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाते हैं। तो आप सुनो, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, पहला वर्ड है एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद। और उदारवाद का मतलब मैंने क्या बताया था? उदार नीतियां बनाना। उदार नीतियां बनाने का मतलब मैंने क्या बताया था कि उदारवादी आर्थिक नीति का मतलब क्या हो गया कि नियम कायदे लाइसेंस वगैरह क्या होंगे? सरल होंगे। किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो भी आर्थिक गतिविधियां कर रहा है उनमें ये चीजें क्या कर दी जाएगी? सरल कर दी जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। तो जब लिबरलाइजेशन किया गया तो इसका मतलब ये चीजें कर दी गई। इसका मतलब निजी क्षेत्र को क्या कर दिया गया? निजी क्षेत्र को फ्री हैंड दे दिया गया एक तरीके से, है ना। और दूसरा है निजीकरण की कर दिया गया। पी का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण कर दिया गया, यानी निजी क्षेत्र की प्रधानता ज्यादा हो गई, ज्यादा होने लगी, बढ़ा दी गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम में गुण आते जा रहे किसके? पूंजीवादी के। यानी अब हमारा जो झुकाव हो गया है वो किसकी तरफ हो गया है? पूंजीवाद की तरफ हो गया है। अब हमारा झुकाव कहाँ पर हो गया है? पूंजीवाद की तरफ हो गया है। तो 1991 से प्रेजेंट तक भी मिक्स्ड है, बट हमारा जो झुकाव है वो कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा हो गया है। या हम ये भी बात कह सकते हैं यहाँ पर कि विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ही है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था का झुकाव कहाँ पर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप कौन कौन से देशों में है? तो हम बात करें कि यूएसए, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, ये कैसी कंट्रीज है? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है, या यूएसए कह लो, जापान कह लो, कनाडा कह लो, ब्रिटेन कह लो, ये सारी जो कंट्रीज है ये कैसी कंट्रीज है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज है। ये कौन सी कंट्रीज है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज है। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस जो हमने यहाँ पर पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बारे में आज हमने पढ़ा। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। सारी चीज़ें हमने एक एक करके बहुत ही डिटेल से एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए पढ़ लिए। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें, और इन 6 पॉइंटों के अलावा और कुछ याद नहीं रखना आपको। ये 6 पॉइंटों के आधार पर आप इनमें अंतर बता सकते हो, कौन सी इकोनॉमी कैसी होती है ना। और अभी के लिए वर्तमान सिनेरियो में आप याद कर सकते हो कि विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और वो अग्रसर है कहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ झुकाव ज़्यादा है उनका, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं।